Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the revision of the last chapter of book 2 in political science, and this is the name of the chapter is Indian Politics, Trends and Development. And under this chapter, we were discussing about the changing electoral performance of Congress and BJP from 1984 to 2004. These in the period of this 20 years, what we find ki what changes came in the electoral performance of these two parties, because we see drastic change in the electoral performance of Congress as well as BJP. कांग्रेस ऊपर से नीचे जाती है एंड बीजेपी नीचे से ऊपर जाती है. तो इसको वी कैन से दिस पीरियड ऑफ 20 years is a was a kind of transitional period, the period when no party was in the position of getting the majority of the seats in the Lok Sabha, and that is why this is the period of coalition government and the government by the alliance. Okay, so we will analyze the changes of this period. First, we will see what changes were occurring during this period. In the previous class, we have discussed that the Congress was started to lose seats from 1984. 1984 के election में जहाँ it got 415 seats, वो नीचे आता है 197 पे 89 में आता है, फिर 91 में वो ऊपर जाता है सिंपैथी वोट के कारण 244 पे आता है, देन अगेन इट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग 140 पे आता है 96 के इलेक्शन में, फिर 98 में इलेक्शन होता है तो 141, फिर 99 में 114 और 2004 के इलेक्शन में इट गॉट 145 सीट्स. तो इस तरह से कांग्रेस जो है वो डिक्लाइनिंग कंडीशन में है. कांग्रेस का डोमिनेंस जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है. फिर भी हम देख रहे हैं कि 2004 का जो इलेक्शन है उसमें जो कांग्रेस है वो बीजेपी से आगे बढ़ जाती है. उतार चढ़ाव वी कैन से ऊपर नीचे हो रहा है, बट ओवरऑल जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था, जो सिचुएशन थी, उसमें काफ़ी डिक्लाइनिंग हो गया है वो. देन अगर हम बीजेपी को देखते हैं तो वहीं पर बीजेपी जिसने 1984 में जिसको सिर्फ 2 सीट्स मिले थे, वो बीजेपी 1989 में 85 सीट्स पे आती है. देन 91 में इट गॉट 221 सीट्स और 96 में 221 से फिर से वो थोड़ा नीचे आती है, दैट इज़ 160. फिर 98 में 182 पे जाती है, फिर 99 में 182 पे ही रहती है और 2004 में वो डिक्लाइन होता है 138 पे जाती है. तो ये हम कह सकते हैं कि इस तरह से मेनली इसको यही कहेंगे कि कांग्रेस जो थी वो डिक्लाइन हो रही थी और बीजेपी राइज कर रही थी. इट वाज रिगार्डिंग द, ये जो डेटा है वो हम देख रहे थे जो मेंबर्स हैं लोकसभा में उसके बेसिस पे. अगर हम वोटर्स का कितना वोटिंग का कितना शेयर मिल रहा है उस बेसिस पे देखें तो भी वही ट्रेंड हमको देखने को मिलता है. वी फाइंड द सेम ट्रेंड इन वोट शेयरिंग ऑल्सो. कांग्रेस जो है वो ऊपर से नीचे जाएगी वोट शेयरिंग में और बीजेपी जो है वो नीचे से ऊपर जाती है. लाइक कांग्रेस के पास जो वोट का शेयरिंग था 1984 में, दैट वाज अराउंड 48%. ये जो 48% की उसकी वोट शेयरिंग थी वो घटती घटती हम देखते हैं कि जब हम 1998 के इलेक्शन को देखते हैं तो वो घट करके अराउंड 25% पे आ जाती है, जो 1984 में 48% वोट शेयरिंग था, यानी कि 100 में से 48 पीपल वर वोटिंग फॉर कांग्रेस. और यही जो 48% था ये घट करके 25% पे आ जाती है, अराउंड 25 वी कैन से, इन द इलेक्शन ऑफ 1998. ये एक बहुत ही शार्प डिक्लाइन है वोटिंग शेयर में. और फिर वो ऑलमोस्ट इसी के अराउंड रहती है, 30% से ऊपर नहीं जा पाती है. इवन
जो हमारा 2004 का इलेक्शन होता है, इवन इन दैट इलेक्शन द कांग्रेस वाज नॉट एबल टू गेट मोर देन 30, वो लेस देन 30% वोट ही उसको मिलते हैं 2004 में भी. Less than 30%. This is the vote sharing of Congress. अब यहीं पर अगर हम बीजेपी को कंपेयर करते हैं कि बीजेपी को 1984 में कितने परसेंटेज ऑफ वोट मिले थे, तो व्हाट वी फाइंड कि बीजेपी गॉट लेस देन 10, अराउंड 8%. 8% के अराउंड इसके ऐसे टोटल वोट शेयरिंग इसकी हुई थी. यानी कि 100 में से अगर 48 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया तो सिर्फ 8 लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था इन द ईयर 1984. देन अगर हम फिर 98 की कंडीशन देखते हैं, जहां पर कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की वोट शेयरिंग जो है वो इक्वल हो जाती है. बीजेपी ऑल्सो रीचेज 25%, जो कि कांग्रेस ऊपर से नीचे 25% पे आया और बीजेपी नीचे से ऊपर 25% पे आया. एंड देन वी सी कि बीजेपी 25, दैट वाज द कल्मिनेशन 98 में, जबकि गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है एनडीए की 98 वाले इलेक्शन में. उस समय इसकी वोटिंग शेयरिंग सबसे ज़्यादा थी. उसके बाद ये लेस देन मोर देन 20 रहा है. बट अभी भी कांग्रेस से 2004 के वोटिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो ये कांग्रेस से अभी भी इसकी वोटिंग शेयरिंग जो थी वो कम ही थी. इन द ईयर 2004 इट वाज अराउंड वी कैन सी 22%. तो दिस इज द कंपैरिजन वी कैन सी. ओके, तो ये जो हमने देखा कि सीट्स में क्या शेयरिंग है दोनों की, वोट शेयरिंग में कितना परसेंटेज है दोनों का, इसके बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं. हम व्हाट आर द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज दैट बोथ द पार्टीज, द बीजेपी एंड कांग्रेस, दे बोथ आर एंगेज्ड इन अ टफ कंपटीशन. ये जो पीरियड हम जिसकी बात कर रहे हैं फ्रॉम 1984 टू 2004, in this period both the parties were engaged in tough competition. और उनके इलेक्टोरल फॉर्चून में जो डिफरेंस हम देख रहे हैं, जैसे 1984 का जो इलेक्शन है उसमें कांग्रेस की विनिंग सिचुएशन में है, और उसके बाद आगे की जो कंडीशन देख रहे हैं तो किस तरह से एक जो है वो डिक्लाइन कर रहा है और दूसरा जो है वो राइज कर रहा है. एंड देन वी सी कि 1989 का जो इलेक्शन है उसमें जो वोटिंग का जो पैटर्न है उसको भी अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो व्हाट वी फाइंड कि दोनों को अगर मिला दिया जाए, इफ वी जैसे 98 का जो इलेक्शन है उसमें अगर हम दोनों को मिला दे रहे हैं तो इट इज़ 50% मिला करके. बीजेपी जिसको हम कह रहे हैं कि यही दो इम्पॉर्टेंट पार्टीज हमारी कंट्री में थी इस पीरियड में, उन दोनों पार्टी को मिला करके भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं हो पाई. अगर और भी हमने तो 1998 का देखा, अगर हम 1989 के सिचुएशन को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 1989 में अगर हम देखें तो बीजेपी को मिला था अराउंड 10% वोट और कांग्रेस को मिला था 40 से वो नीचे आ चुका था अराउंड 38. तो अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों को मिला करके 50 से कम मिल रहा है. 1998 में भी दोनों को अगर हम मिला दें तो 50% वोट मिल रहे हैं. तो और वी आर सेइंग कि दीज आर द ओनली टू इम्पॉर्टेंट पार्टीज, तो दे आर एबल टू गेट ओनली 50% ऑफ द वोट्स. बाकी के 50% वोट किसको जा रहे हैं? दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना. तो ये जो सीट दोनों मिल करके जो सीट विन किए 1989 में, दैट वाज आल्सो नॉट मोर देन हाफ द सीट्स इन द लोकसभा. तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको हम कह रहे हैं कि यही दो इम्पॉर्टेंट पार्टीज हैं और इन दो इम्पॉर्टेंट पार्टीज के पूरे वोटिंग परसेंटेज को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो भी वो हाफ के ही अराउंड रह रहा है या हाफ से कम ही रह रहा है. अगर उनके सीट्स को भी हम 1989 की सीट्स को भी अगर हम
एडअप कर रहे हैं, तो वो लेस देन हाफ रह रहा है। तो फिर बाकी के जो वोट्स हैं, बाकी की जो सीट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो हमारी कंट्री है उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही दो इम्पॉर्टेंट पार्टी, देयर आर मेनी अदर इम्पॉर्टेंट पार्टीज ऑल्सो। ओके, तो ये हम देखते हैं कि जो पार्टीज थी उसमें से जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ वो इस ये पीरियड जो हमारा है वो एक तरह का ट्रांजिशनल पीरियड है, जिसमें कि हमने देखा कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होती है। पहले कांग्रेस जो थी वो कोalition बनाती है, देन बीजेपी कोalition बनाती है, और फिर एक अलायंस की स्टार्टिंग हो जाती है, यूपीए और एनडीए की अलायंस हो जाती है। जब जहाँ तक अभी तक की 1989 के पहले की जो इलेक्शंस थे उसमें पार्टीज इम्पॉर्टेंट होते थे, लेकिन 1989 के बाद से लेकर के हम अभी तक के पीरियड को कह सकते हैं 2019 तक में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें अलायंस जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गया है। जो कॉन्टेस्ट है दैट इज नॉट बिटवीन टू पार्टीज बट एक्चुअली इट इज बिटवीन टू अलायंसेस। सो दिस इज important. And now we will focus on लोक सभा इलेक्शन ऑफ 2004, जो 2004 का इलेक्शन था उस पर हम लोग अब फोकस करेंगे। लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2004. In this election एनडीए was already there because जो गवर्नमेंट थी 1999 में फॉर्म हुई थी, एनडीए 2 जिसको हम कहते हैं। 1999 से इसने अपना 5 ईयर का टर्म कंप्लीट किया था। 2004 में फिर इलेक्शन हुए थे। तो बीजेपी तो अपना एक अलायंस बना चुकी थी, लेकिन इस इलेक्शन में क्या होता है कि कांग्रेस ऑल्सो एंटर्ड इनटू कोalition। कांग्रेस ने भी एक अपना अलायंस बना लिया था, और जो कांग्रेस का जो अलायंस था दैट वाज नोन एज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द अलायंस ऑफ बीजेपी इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और जो कांग्रेस की अलायंस थी दैट वाज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ओके, तो इस इलेक्शन में 2004 का जो इलेक्शन होता है उस इलेक्शन में यूपीए was able to form the government। यूपीए ने अपनी गवर्नमेंट बनाई, बट इसको सपोर्ट मिला था लेफ्ट फ्रंट पार्टीज से। द गवर्नमेंट गॉट सपोर्ट फ्रॉम लेफ्ट फ्रंट पार्टीज। और इस इलेक्शन में हम कह सकते हैं कि 2004 का जो इलेक्शन था उसमें समहाउ जो हमारी कांग्रेस थी उसकी कुछ हद तक टू सम एक्सटेंट रिवाइव भी की थी, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो कांग्रेस की थी वो इंक्रीज करती है। जैसे कि अगर हम देखें 1999 के इलेक्शन में कांग्रेस को 114 सीट्स मिले थे, लेकिन 2004 का जो इलेक्शन होता है उसमें ये 114 से बढ़कर के 145 पे आ जाती है। तो अगर 114 से 145 पे आना, इट वॉज we can say to some extent it was reviving। लेकिन इसके पीछे जो रीज़न था वो एंटी इनकम्बेंसी, जिसको हम कहते हैं कि जो गवर्नमेंट थी वो एनडीए की गवर्नमेंट थी, एनडीए 2 की गवर्नमेंट थी 1999 से 2004 के बीच में। एंड ये एक डेमोक्रेसी में एक बहुत ही नॉर्मल टेंडेंसी होती है जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, कि जो भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक डिससेटिस्फैक्शन जनरेट हो जाता है। एंड दिस
डिससेटिस्फैक्शन कॉजेज डिफीट, क्योंकि हमें चेंज चाहिए भी, जो भी है इनकम्बेंट है उसको हम हटा देना चाहते हैं, बिकॉज वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फंक्शन ऑफ दैट गवर्नमेंट एंड वी वांट अ न्यू गवर्नमेंट। तो ये फैक्टर जो था, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो था, वो काम किया था इस इलेक्शन में, और दैट वाज द रीजन फॉर दिस रिवाइवल, जो कि करीब करीब कांग्रेस जो थी वो वी कैन से 30 सीट्स 29 सीट्स का इजाफा होना, दैट इज इम्पॉर्टेंट। बट और ये भी देखते हैं कि 1991 के बाद से ये पहली बार था कि इसके सीट्स बढ़े, नहीं तो ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रहा था। और 2004 का जो इलेक्शन था वहाँ पर अगर वोटिंग का जो शेयरिंग हम देखे हैं, वी हैव सीन वो वोटिंग का शेयरिंग में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रह गया था। इस तरह से कह रहे हैं कि जो हमारी पार्टी सिस्टम है उसमें बहुत ड्रामेटिक चेंजेस आ रहे हैं इस पीरियड में, और ड्रामेटिक चेंजेस जो है वो अपने कल्मिनेशन पे जाता है जब हमारा 2014 का इलेक्शन होता है, जिसको कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस हम देख रहे थे हमारे चारों तरफ हो रहा था 1990 के बाद, वो ये बता रहा था कि 4 ग्रुप ऑफ पार्टीज वर देयर, ठीक है, 4 ग्रुप बन चुके थे अब पार्टीज के। पार्टीज दैट आर इन कोalition विद द कांग्रेस, जो पार्टी कांग्रेस के साथ कोalition में है, जिनको कि हम यूपीए कह रहे हैं। पार्टीज दैट आर इन अलायंस विद द बीजेपी, विच वी आर कॉलिंग एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। लेफ्ट फ्रंट पार्टीज, जिसमें कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनका एक अलायंस बना हुआ है, जो कि यूपीए को सपोर्ट की थी, तभी जाके 2004 में यूपीए की गवर्नमेंट बनी थी। एंड अदर पार्टीज वर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑफ दीज थ्री, किसी भी तीनों का, ना तो दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ यूपीए, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनडीए, नीदर दे आर अ पार्ट ऑफ लेफ्ट फ्रंट, वो किसी का भी पार्ट नहीं है। तो ये 4 मेजर ग्रुप्स जो थे वो हमारे सामने आते हैं हमारे पॉलिटिकल एरिना में। ये 4 इम्पॉर्टेंट पार्टीज हमें, 4 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स, वी कांट से पार्टी, 4 इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक मल्टी कॉर्नर्ड जो कंपटीशन थी वो स्टार्ट होती है। एंड जो हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो भी बहुत ही डाइवर्जेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो हैं वो सामने उभर कर आती है, बिकॉज जिस तरह से हमने कांग्रेस को देखा, कांग्रेस वॉज अ सेंटरिस्ट पार्टी, कांग्रेस इज अ सेंटरिस्ट पार्टी, ना तो ये राइटिस्ट है ना लेफ्टिस्ट है, बल्कि सभी को लेकर चलने वाली पार्टी। इनफैक्ट वी कैन से कि कांग्रेस इज नॉट it is not the nature of the Congress to stick to a particular ideology. तो लेकिन अब जो हम चेंजेस देख रहे हैं वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अब सामने आ रही हैं, जो पावरफुल हमें नजर आ रही हैं, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बेस्ड है, लाइक बीजेपी जो कि एक राइटिस्ट पार्टी है, जो कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे बनी हुई पार्टी है। तो आइडियोलॉजी जो है वो टू सम एक्सटेंट वी कैन से कि आइडियोलॉजी हैज स्टार्टेड टू बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड। तो ये हमारा 2004 तक का हुआ। अब इसके बाद 2004 में जो यूपीए की गवर्नमेंट बनती है, दैट गवर्नमेंट वाज एबल टू कंप्लीट इट्स टर्म। 2009 तक वो गवर्नमेंट उसकी रहती है, और फिर से 2009 में इलेक्शन होता है। नाउ वी विल फोकस टुवर्ड्स दिस 2000 लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2009। So this election of 2009 was the election of to the 15th Lok Sabha election. Okay, ये हमारी 15th लोक सभा के लिए इलेक्शन होता है। एंड इन दिस इलेक्शन व्हाट वी सी कि यूपीए जो है वो फिर से गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और जो कांग्रेस का हमने देखा था कि जिसको हम रिवाइवल कह रहे थे कि 114 सीट से इट रीच्ड 145, एंड नाउ फ्रॉम 145 टू इट रीच टू 206 इन दिस इलेक्शन।
ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जंप, हम कहेंगे एक बहुत बड़ा इसको रिवाइवल का साइन माना जा रहा था, क्योंकि 61 सीट्स जो है वो कांग्रेस आगे चली जाती है 145 से। तो ये जो हम डिफरेंसेस देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ। एंड बीजेपी जो थी उसके सीट्स में कमी आती है, बिकॉज बीजेपी जो 138 पे थी इन द प्रीवियस लोकसभा इलेक्शन, 2004 के इलेक्शन में बीजेपी को 138 सीट्स मिले थे, जो कि अब 22 सीट्स घट करके वो आ जाती है 116 पे। तो ये फिर से एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है वो देखने के लिए मिलता है। एंड अगर हम पूरी की पूरी यूपीए को देखें तो जो यूपीए थी उसको पूरी अच्छे से मतलब मेजॉरिटी मिलती है, एंड इट वाज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट। यूपीए जो थी वो 322 मेंबर्स का इसको सपोर्ट मिलता है इन दिस इलेक्शन, 322, और गवर्नमेंट फॉर्म होती है। फिर से मनमोहन सिंह जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो that Manmohan Singh became the first prime minister since Pandit Nehru in 1962 to be re-elected after completing a full 5-year term. ये सिर्फ इनका ही कहा जाएगा, मनमोहन सिंह ही हैं जो कि नेहरू के बाद इस तरह से दोबारा एक बार अपना फुल टर्म कंप्लीट करके दोबारा फिर से वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। क्योंकि अगर इंदिरा गांधी को भी हम देखें तो जब वो 66 में बनती हैं प्राइम मिनिस्टर, फिर तुरंत पूरा टर्म नहीं होता है उनका, इलेक्शन होता है, देन वो बनती हैं, फिर से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे आती हैं, फिर इमरजेंसी डिक्लेयर होता है, और जब री इलेक्शन होता है, मतलब 77 में जो इलेक्शन होता है उसमें शी वॉज नॉट एबल टू विन। तो कंटिन्यूस 2 टर्म में प्राइम मिनिस्टर रहने वाले यही 2 प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, एक पंडित नेहरू और दूसरे ये मनमोहन सिंह। और अभी नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो डूइंग द सेम, वो भी सेकेंड टाइम उन्होंने भी जीता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हम इस तरह से देख रहे हैं, हो रही हैं। और इसके बाद फिर से जो 2009 का इलेक्शन है, लोकसभा इलेक्शन है, इसमें भी 5 इयर्स का टर्म जो है वो कंप्लीट करती है यूपीए गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर से इलेक्शन हमारा कब होता है, 2014 में। सो नाउ वी विल फोकस ऑन दिस इलेक्शन ऑफ 2014, एंड दिस इज आवर 16th लोकसभा। So what we see in this election of 2014, everything was changed. जो अभी तक हमें वो ट्रेंड मिल रहा था कि जो जिसको हम कांग्रेस का रिवाइवल कह रहे थे कि कांग्रेस वाज रिवाइविंग, इसकी सीट्स इंक्रीज कर रही थी, बट व्हाट वी सी कि वो सारा जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड 2014 के इलेक्शन में बीजेपी एक ऐसी पार्टी के फॉर्म में हमारे सामने आती है जो कि जिसको मेजॉरिटी मिल जाती है, और अकेले बीजेपी को जितनी सीट्स मिलती है दैट वाज 282, जो कि हमें इन ऑर्डर टू फॉर्म द गवर्नमेंट देयर इज नीड ऑफ ओनली 272 पार्टीज, बट बीजेपी वाज एबल टू विन 282 पार्टीज। तो इट हैपेंड आफ्टर अराउंड 30 ईयर्स। 1984 के इलेक्शन में कांग्रेस को मेजॉरिटी सीट मिली थी और गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी। उसके बाद से जो भी इलेक्शन हुए उसमें किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाई थी। लेकिन ये जो 2014 का इलेक्शन होता है उसमें पहली बार 30 इयर्स में ये पहली बार हुआ कि एक सिंगल पार्टी जो थी वो अपने दम पे मेजॉरिटी गेन करती है, एंड दिस पार्टी वाज बीजेपी एंड द नंबर वाज 282। और अगर हम कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस जो थी वो फिर से डिक्लाइनिंग पे चली जाती है। जो अभी पिछले इलेक्शन में 206 सीट्स मिली थी वो घट करके 162 सीट्स पे आ जाती है। तो ये एक ऐसी ट्रेंड स्टार्ट हुई जो कि हमें नेक्स्ट इलेक्शन में भी
फिर से देखने को मिलती है. But even though the BJP was able to get the majority seats on its own, the government formed by NDA only. NDA 3 इस गवर्नमेंट को कहते हैं, जो कि 2014 के इलेक्शन के बाद फॉर्म होती है. और ये जो NDA 3 थी, इसमें BJP जो था वो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी थी, क्योंकि वो अपने दम पे उसने बहुमत पा लिया था. और ये हम देखते हैं कि जो NDA 3 के अंदर जो गवर्नमेंट बन रही है, दैट इज ऑल्सो कोalition गवर्नमेंट. और 1989 के बाद से जो बन रही थी गवर्नमेंट, वो भी कोalition गवर्नमेंट ही थी. बट अगर हम इन दोनों कोalition गवर्नमेंट को कंपेयर करें, 1989 के बाद से जो बने 2009 तक में, और 2014 में जो कोalition गवर्नमेंट बन रहा है अंडर NDA 3, तो इन दोनों के कोalition के नेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. डिफरेंस ये है कि अगर हम प्रीवियस कोalitions को देखें तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर दैट वाज कि जो कंडीशन थी वो यही थी कि कोalition के अंदर एक पार्टी जो थी उसकी किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली हुई थी. No party, no national party was able to win the majority of the seats. We can say only that the coalition, previous coalitions were led by one of the national parties. जो भी national parties थी वो सिर्फ उनको लीड कर रही थी, चाहे यूपीए की गवर्नमेंट बनी हो, चाहे NDA 2 या NDA 1 की बात करें. तो उसमें हम यही देख रहे हैं कि एक नेशनल पार्टी है, अगर NDA है तो BJP, अगर यूपीए है तो कांग्रेस, जो कि लीड करती थी. बट ये पहली बार हुआ 30 इयर्स में कि एक जो कोalition बनी NDA 3 की जो गवर्नमेंट बनी, वहाँ पर डोमिनेशन जो थी वो बीजेपी की थी, क्योंकि बीजेपी वॉज एबल टू विन मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा ऑन इट्स ओन. एंड दिस सिचुएशन इज ऑल्सो कॉल्ड, जो कि जिसको हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद, इवन आफ्टर गेटिंग द मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, द गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाई कोalition और द अलायंस. दिस इज कॉल्ड सरप्लस मेजॉरिटी कोalition. Surplus majority ओके, इसको हम कहेंगे सरप्लस मेजॉरिटी कोalition. तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है कोalition गवर्नमेंट में, क्योंकि जहां पर पहले हम देख रहे हैं कि वन पार्टी लेड कोalition था, दैट चेंज टू वन पार्टी डोमिनेटेड कोalition. This must be understood by you because these terms are important. सरप्लस मेजॉरिटी कोalition, जिसको कि हम कहेंगे कि प्रीवियस कोalition जो थे वो वन पार्टी लेड कोalition था, एक पार्टी लीड कर रही थी. वन पार्टी लेड, ओके. और अभी जिस कोalition की हम बात कर रहे हैं NDA 3 के अंदर, उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें हम क्या देख रहे हैं NDA 3 में एंड ऑल्सो इन NDA 4, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. NDA 4, इन दोनों में ही हम देख रहे हैं कि इट वॉज वन पार्टी डोमिनेटेड कोalition. एक सिंगल पार्टी डोमिनेट कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स शेयरिंग ऑफ सीट. जितने सीट उसको मिले हैं उस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ये उसको डोमिनेट कर रही है. ओके, एंड देन अगेन वी सी की 2019 में फिर से ये जो 14 की इलेक्शन थी और NDA 3 की जो गवर्नमेंट बनती है वो अपना 5 इयर्स कंप्लीट करती है, और फिर से 2019 में इलेक्शन होते हैं. और 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन है, जिसको कि हम 17th लोकसभा इलेक्शन करेंगे, फिर से जो बीजेपी लेड NDA है वो फिर से अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और NDA को मोर देन 350 सीट्स मिलते हैं. और अगर हम NDA 4 की बात कर रहे हैं तो वी विल सी द इलेक्शन ऑफ 2019.
Yes, this लोकसभा इलेक्शन ऑफ 2019 में क्या हुआ कि जो एनडीए जिस ने मोर देन 350 सीट्स मिले इसको, और अगर इसमें हम बीजेपी को देखते हैं, सिर्फ बीजेपी इट वाज एबल टू विन 303 सीट्स, जो कि इस ट्रेंड को बता रहा है कि बीजेपी इज राइजिंग। बीजेपी जो है वो अब कांग्रेस का पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी कंडीशन जो आज के समय में कांग्रेस की है, ये ऑफिशियल इट इज लेस देन 55 सीट्स आर देयर विद द कांग्रेस। तो ये अपने ऑफिशियल अपोजिशन पार्टी के भी स्टेटस को नहीं पहुंच पा रही है, और बीजेपी जो है वो राइजिंग पे है। और ये हम कहेंगे कि 1985 के बाद से ये पहली बार हुआ कि इतना ज़्यादा सीट्स 84 के इलेक्शन में मिला था कांग्रेस को, 415 सीट्स मिले थे। दैट वाज बिकॉज ऑफ असैसिनेशन ऑफ मिसेस गांधी। उस इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स बीजेपी को मिलना एक बहुत बड़े चेंज की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। और इस तरह का जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ, जो बीजेपी की जो कंडीशन हुई और एनडीए 4 की गवर्नमेंट बनती है, जो कि अभी प्रेजेंटली हमारी यही एनडीए 4 की गवर्नमेंट है अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। तो हम कह सकते हैं कि 3 हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए जिन्होंने कंटिन्यूअसली अपना एक ईयर कंप्लीट टर्म करके दूसरे ईयर के इलेक्शन को, दूसरे टर्म के इलेक्शन को विन किए। पंडित नेहरू, देन मनमोहन सिंह, और अब ये नरेंद्र मोदी। तो अब जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो एक नया टर्म वो कह रहे हैं, दैट इज बीजेपी सिस्टम। जैसे हम लोगों ने कांग्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ा था इन चैप्टर 2, किस तरह से कांग्रेस का जो डोमिनेशन था वो क्यों था, और कांग्रेस सिस्टम जो थी वो इवॉल्व की थी। तो उसी तरह से अब आज के समय में जो हमारे सोशल साइंटिस्ट हैं वो बीजेपी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जिसको कि हम वन पार्टी डोमिनेंस कह सकते हैं। बट हियर वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज वास्ट डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस सिस्टम एंड बीजेपी सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम जो प्रिवेल कर रही थी फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस के समय में अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित नेहरू, वो कांग्रेस का नेचर और आज बीजेपी का जो नेचर है हम उसको कभी भी इक्वेट नहीं कर सकते हैं। देयर इज वास्ट डिफरेंस between this nature of system. We can say बस बीजेपी इज एबल टू विन द सीट्स, वो कांग्रेस के उसके नेचर को कभी नहीं पा सकेगी, क्योंकि कांग्रेस जो थी वो कोalition था, जिसके अंदर हर आइडियोलॉजी, जिसके अंदर हर सोशल ग्रुप जो था वो प्रेजेंट था। बट आज के समय में हम बीजेपी के लिए ये नहीं कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल डिस्कस some topics are left. Only one topic is there which is to be read, and we will do it in the next class.